Okay, now we are starting our lecture. Urinary bladder neoplasms. यूरिनरी ब्लैडर के जो कार्सिनोमास होते हैं वो डिफरेंट दूसरी मेलिग्नेंसीज के हिसाब से जब हम उसकी एपिडेमोलॉजी स्टडीज़ करते हैं तो उसके मुताबिक अबाउट 7 to 3% उनका मॉर्टिलिटी रेट है, स्पेसिफिकली इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। हमारे कंट्रीज़ में इससे कहीं ज़्यादा है। वजह यह है कि हमारा जो कंट्रीज़ हैं ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा के जो पेशेंट्स हैं उनकी अकरेंस एज वेल एज उनका मॉर्टिलिटी रेट ज़्यादा होता है। यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा की जो ओरिजिन है वो 3 डिफरेंट टाइप्स की ओरिजिन है। 95% यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा के जो केसेस हैं उनकी ओरिजिन ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल से होती है। इसको हम एपिथेलियल ओरिजिन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा कहेंगे। दूसरे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा की ओरिजिन मीजेनकाइमल ओरिजिन होती है। उनको हम मीजेनकाइमल ट्यूमर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। सर्टेन केसेस, फ्यू नंबर ऑफ केसेस जो हैं यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा में वो ग्लैंडुलर ओरिजिन से होते हैं। उनको हम ग्लैंडुलर कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पे हम जिन यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमास का डिस्कस करेंगे उनमें यूरोथीलियल कार्सिनोमास जिनको हम ट्रांजिशनल कार्सिनोमास कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 एक्सोफाइटिक पेपिलोमास। नंबर 3 इन्वर्टेड पेपिलोमा। नंबर 4 पेपिलरी यूरोथीलियल न्यूप्लाज्म ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल। नंबर 5 लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमास। ये बेसिकली दो डिफरेंट वेरिएंट हैं जिनको हमने कंबाइन किया हुआ है। एक हो जाएंगे लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमास और दूसरे होंगे हाई ग्रेड पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमास या कैंसर्स। जब तक ये लो ग्रेड होते हैं तब तक इनकी जो अकरेंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल रीजन तक होती है। देन ये जैसे ही इन्वेसिव होते हैं यानी कि अंडरलाइंग टिश्यूज को ये इन्वॉल्व करते हैं, मस्कुलरस लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल को इन्वॉल्व करते हैं, तो उस वक्त इनको हाई ग्रेड पेपिलरी यूरोथेलियल कैंसर या कार्सिनोमास कहा जाएगा। कार्सिनोमा इन सिटू, CIS, C for carcinoma, I for in, S for situs। एक्रोनाइम है कार्सिनोमा इन सिटू, CIS। या इसका दूसरा नाम जो है वो है फ्लैट नॉन इन्वेसिव यूरोथेलियल कार्सिनोमा। नंबर 7 मिक्स्ड कार्सिनोमास। नंबर 4 एडिनोकार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नंबर 9 स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एंड नंबर 10 सार्कोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये डिफरेंट कार्सिनोमास हैं जो हम आगे इसी सेक्शन में अलग अलग हेडिंग के साथ या इन बिटवीन इंटरमिक्स डिस्कस करेंगे। Now we are discussing about the urothelial tumors of the urinary bladders. यूरोथेलियल ट्यूमर्स जो होते हैं ये अबाउट 90% जितने भी ट्यूमर्स यूरिनरी ब्लैडर के हैं या जो हमने डिस्कस कर रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूरोथेलियल ट्यूमर्स होते हैं। ये बेनाइन भी होते हैं और अग्रेसिव कैंसर के तौर पे भी जाहिर होते हैं। दोनों तरीक़ों से हमें मुख्तलिफ क्लिनिकल कंडीशंस में ऑब्जर्वेशन में आते हैं। यूरोथेलियल कार्सिनोमास या यूरोथेलियल ट्यूमर्स के जितने भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो हमें एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन
मल्टीफोकल बेसिस पे जाहिर होते हैं, या ये भी देखा गया है कि वो इनिशियल हमें जो है वो प्रीकर्सर लियन के तौर पे भी जाहिर हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में ये मल्टीफोकल या इन्वेसिव कार्सिनोमा के तौर पे जाहिर हुए हैं। यूरोथेलियल कार्सिनोमा ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी यूरोथेलियल लाइनिंग्स हैं फ्रॉम यूरिटर अप टिल द यूरिथ्रा, यूरिटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, देन यूरिथ्रा, पूरी यूरोथेलियम की जो लाइनिंग है इसमें किसी भी जगह पे कहीं पे भी ये ट्यूमर्स अराइज हो सकते हैं। यूरिटर से लेके यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा, यूरिथ्रा भी कंप्लीट यूरिथ्रा, अप टिल द डिस्टल यूरिथ्रा। जो रीनल पेल्विस का भी इनिशियल पोर्शन है वो भी यूरोथीलियम का बना हुआ होता है। वहाँ पे भी जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो ट्रांजिशनल सेल्स एपिथेलियल सेल्स हैं, तो वो भी यूरोथीलियल जो है यूरोथीलियम में आ जाते हैं। वहाँ पे भी रीनल पेल्विस के अंदर भी अगर कोई कैंसर डेवलप होता है उसको भी हम यूरोथीलियल ट्यूमर्स कह सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इनिशियली ये जब लियंस इनिशिएट होते हैं तो उस वक्त सबसे पहले यूरोथीलियम के अंदर वो कौन से लियंस हैं जो डेवलप होते हैं जो आगे जाके इन्वेसिव कार्सिनोमा की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। दो प्रीकर्सर लियंस होते हैं। एक प्रीकर्सर लियन जिसको नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर्स कहा जाएगा, और दूसरा प्रीकर्सर लियन जिसको फ्लैट नॉन इन्वेसिव यूरोथेलियल कार्सिनोमा कहा जाएगा। इन दोनों में जो वर्ड यूज किया गया है नॉन इन्वेसिव का किया गया है। नंबर 1 पे नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर्स हैं, नंबर 2 पे फ्लैट नॉन इन्वेसिव यूरोथेलियल कार्सिनोमाज हैं। ये दोनों हैं कैंसरियस ओरिजिन के। इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो यहाँ पे हमें कैंसरियस सेल्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं, लेकिन स्टिल इस पोजीशन तक जब तक ये नॉन इन्वेसिव होते हैं, यानी कि अंडरलाइंग टिश्यूज में इनकी इनकी जो रूट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती या अंडरलाइंग टिश्यूज को इन्वॉल्व नहीं करते, तब तक ये प्रीकर्सर लियन कहलाते हैं। और अगर इस स्टेज तक ये किसी भी क्लिनिशियन के पास डायग्नोज हो जाते हैं तो इस स्टेज पे उनको विदाउट एनी कीमोथेरेपी या विदाउट रेडिएशन थेरेपी हम सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर के तहत उन ट्यूमर को रिसेक्ट करके उनकी लाइफ सेव कर सकते हैं। जैसे ही ये ट्यूमर्स अंडरलाइंग टिश्यूज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे इनके सेल प्रोलिफरेट होके अंडरलाइंग टिश्यूज को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त तक हम उनको विदाउट कीमोथेरेपी या विदाउट रेडिएशन थेरेपी हम इनकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी को एनहांस नहीं कर सकते। नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर्स जो हैं ये बेसिकली पेपिलरी यूरोथेलियल इनमें बेसिकली पेपिलरी यूरोथेलियल हाइपरप्लेजिया डेवलप होता है। जो यूरिनरी ब्लैडर की सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स हैं जिनको हम ट्रांजिशनल सेल्स हैं कहते हैं, इनमें हाइपरप्लेजिया डेवलप होगा, लेकिन वो हाइपरप्लेजिया इस तरीके से होगा जिस तरह पेपिलाए फॉर्मेशन होती है, इस तरीके से ये छोटे छोटे पेपिलाए यूरिनरी ब्लैडर के इंटीरियर सरफेस पे बाहर की तरफ जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेंगे, क्योंकि हाइपरप्लेजिया इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल को इंडिकेट करता है। ये हम थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हाइपरप्लेजिया डेवलप होगा। हाइपरप्लेजिया के बारे में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हाइपरप्लेजिया इज ए प्रीकर्सर चेंजेस ऑफ द मैलिग्नेंसी। हाइपरप्लेजिया के बाद इन केसेस में अटिपिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। सेल्स का जो बायोलॉजिक बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जो दूसरा लियन है उसको जो नाम दिया गया है दैट इज फ्लैट नॉन इन्वेसिव यूरोथेलियल कार्सिनोमा। इसका दूसरा नाम कार्सिनोमा इन सिटू या हम इसको एज ए एक्रोनाइम CIS कहते हैं।
कार्सिनोमा इन सिटू नाम से ही पता चल रहा है या यूरोथेलियल कार्सिनोमा नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो केसेस हैं इनमें मैलिग्नेंट चेंज डेवलप हो चुकी है, यहाँ पे मैलिग्नेंट फीचर्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन चूंकि ये अभी नॉन इन्वेसिव है तो इस वजह से ये लियन सुपरफिशियल एपिथेलियल सरफेस तक कन्फाइंड होंगे। ये नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है या मस्कुलरिस लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है या मस्कुलरिस लेयर ऑफ यूरिथ्रा एज वेल एज यूरिथर या एल्वेजल पेल्विस का है, उन तक इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है। इस वजह से इनको अभी तक हम नॉन इन्वेसिव कंसीडर करेंगे या हम इनको लो ग्रेड कंसीडर करेंगे। जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की इनमें इन्वेजन डेवलप हो जाती है तो यहाँ पे लो ग्रेड से हम इसका नाम चेंज करके हाई ग्रेड यूरोथेलियल कार्सिनोमा की तरफ ले जाएंगे। अब इसका दूसरा नाम होगा फ्लैट नॉन इन्वेसिव की, इस इनसे इन्वेसिव या लो ग्रेड की जगह हाई ग्रेड आ जाएगा, हाई ग्रेड यूरोथेलियल कार्सिनोमा। क्लियर? क्लिनिकल तजर्बात की बुनियाद पे देखा यह गया है कि जो केसेस यूरोथेलियल कार्सिनोमा के साथ आते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस भी कर लिया था कि 99% केसेस ऐसे होते हैं जो कि इन्वेसिव कैंसर के साथ आते हैं। बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जो कि हमें इनिशियली प्रीकर्सर लेवल पे डायग्नोज होते हैं। जब ये डायग्नोज होते हैं उस वक्त इनके मासेस टिपिकल लार्जर इन साइज होते हैं और अल्सरेटेड मासेस डेवलप हो जाते हैं जिन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन एज वेल एज मस्कुलर पोर्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को ऑक्यूपाई कर लिया होता है। जैसे ही लेमिना प्रोप्रिया में लियंस डेवलप हो जाते हैं तो उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो वर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। लेमिना प्रोप्रिया के मुकाबले में जैसे ही ये लियंस मस्कुलरिस लेयर में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तो इसकी जो प्रोग्नोसिस है उससे भी ज़्यादा वर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। जिन पेशेंट्स को मस्कुलरिस लेयर के अंदर इन्वेयंस डेवलप हो जाती हैं दे हैव 30% 5-year मॉर्टलिटी रेट। क्लियर हो गया? Now, grading system of the urothelial tumors. यूरोथेलियल ट्यूमर्स के जो ग्रेडिंग की गई है वो बेसिकली एक तो बहुत ज़्यादा पुरानी ग्रेडिंग है। 1973 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्लासिफिकेशन पेश की थी जिसमें बेनाइन कार्सिनोमा से लेके मैलिग्नेंट कार्सिनोमा तक डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक बेनाइन ग्रुप हो गया, ठीक है, उसके बाद एक मैलिग्नेंट ग्रुप हो गया जिसको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमास कहा गया, उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही एडवांसेस डेवलप हुई हैं 1998 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी ने एक न्यू क्लासिफिकेशन पेश की थी। उस क्लासिफिकेशन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने अडॉप्ट किया और 2004 में उसको एक्सेप्ट करने के बाद एक नई क्लासिफिकेशन दी जिसमें बेनाइन पेपिलोमा के साथ पेपिलरी यूरोथेलियल न्यूप्लाज्म ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल और उसके साथ दो ग्रुप्स हाई ग्रेड कार्सिनोमास के उन्होंने दिए हैं जिनमें लो ग्रेड यूरोथेलियल कार्सिनोमा एंड हाई ग्रेड यूरोथेलियल कार्सिनोमास आ जाते हैं। उनको कुछ इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। नंबर 1 जो एट प्रेजेंट वर्किंग क्लासिफिकेशन है जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ISUP इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी ग्रेड्स जो आते हैं, नंबर 1 पे यूरोथेलियल पेपिलोमा, ये बेनाइन फॉर्म है। देन यूरोथेलियल न्यूप्लाज्म ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, ये मैलिग्नेंट आ जाता है। फिर दो इन्होंने मजीद एडवांस स्टेजेस पेश किए हैं जिनमें पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा ऑफ लो ग्रेड और दूसरा जो ग्रुप है वो है पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा ऑफ हाई ग्रेड।
जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से, दैट इज नंबर 1 पे उन्होंने जो बेनाइन ट्यूमर्स दिए हैं उसको यूरोथेलियल पेपिलोमा कहा जाता है। देन यूरोथेलियल न्यूप्लाज्म ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, ये इनिशियल मैलिग्नेंसी डेवलप होने वाले ग्रेड्स जो जो ग्रेडिंग में आ जाते हैं। देन फाइनली जो इन्वेसिव ग्रेड्स हैं उनमें अगेन इन्होंने 3 ग्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा ग्रेड 1, पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा ग्रेड 2, पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा ग्रेड 3। यूरोथेलियल कार्सिनोमा का इंसिडेंस मेल में हायर होता है देन इन फीमेल। मेल फीमेल रेशो 3:1 है, यानी कि जिस जगह पे 3 मेल्स अफेक्टेड होते हैं 1 फीमेल अफेक्टेड होती है। इंसिडेंस की जो एज ऑब्जर्वेशन में आई है दैट इज फ्रॉम 50 टू 80 ईयर्स ऑफ द एज। देखा यह गया है कि जिन पेशेंट्स में यूरोथेलियल कार्सिनोमास डेवलप होता है उनकी अकरेंस डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में नॉन डेवलप्ड कंट्रीज जो सिटीज़ हैं उनके मुकाबले में हाई अकरेंस है। यानी कि फॉर एग्जांपल जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, वहाँ पे उनका जो अकरेंस है बहुत ज़्यादा है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इसकी अकरेंस लोअर जो है वो कम है। सेम इसी तरीके से शहरों में रहने वाले लोग जो हैं, सिटीज़ के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो ड्वेलर्स जो रूरल ड्वेलर्स हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके मुकाबले में सिटी के लोगों में हाई अकरेंस है। उसको देखते हुए हमने एक ये क्लासिफिकेशन निकाली है। उसके मुताबिक जो साउदर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें 21.8% कॉमन है। नॉर्दर्न अमेरिका 19.5, वेस्टर्न यूरोप 19.7, वेस्टर्न एशिया 19, मोर डेवलप्ड रीजन्स में 16.6, नॉर्दर्न अफ्रीका 15.1, नॉर्दर्न यूरोप 12.4, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड 11.3, सर्बियन एरियाज में 6.7, साउथ अफ्रीका 7.5, साउथ अमेरिका 6.9। जैसे जैसे एरिया लो डेवलप एरियाज की तरफ हम मूव कर रहे हैं वहाँ पे इसकी अकरंस जो है वो लोअर साइड पे जा रही है। वेस्टर्न एशिया में 5.8, वेस्टर्न एशिया में हम लोग आ जाते हैं 5.8%, और माइक्रोनेशिया के एरियाज में 6.1, साउथ ईस्टर्न एशिया में 4.3, ईस्टर्न अफ्रीका में 3.3, सेंट्रल अमेरिका में 3.4, सेंट्रल एशिया में 3.6, मेलानेशिया में 3.5, मिडिल अफ्रीका में 2.2 एंड वेस्टर्न अफ्रीका में 2.1। ये इसकी अकरेंस जैसे ही लो डेवलप्ड एरियाज की तरफ हम मूव करते हैं वहाँ पे कम होती जाती है। Now come towards the pathogenesis of urothelial carcinoma. Certain contributing factors हैं जो कि हम उसकी पैथोजेनेसिस में डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, शिस्टोसोमा हेमेटोबियम इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स, heavy long term exposure to cyclophosphamide irradiation। अब हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन की तरफ जाते हैं कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये किस तरीके से सिगरेट जो है ये जो किस तरीके से यूरोथेलियल कार्सिनोमा डेवलप करवाते हैं। वो पेशेंट जो सिगरेट स्मोकिंग फ्रीक्वेंट सिगरेट स्मोकिंग करते हैं they have a 3 to 7 fold having a high risk of developing urothelial carcinoma। इतना डिफरेंस जो है 3 to 7 फोल्ड का जो डिफरेंस है वो इस वजह से है दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन एंड द टाइप ऑफ द टोबैको यूज। टोबैको के मुख्तलिफ टाइपिंग्स होते हैं। टोबैको का एक सर्टेन टाइप ये होती है कि वो रीयूज्ड टोबैको इस्तेमाल करते हैं। एक टाइप उसकी जो लो ग्रेड टोबैको होती है, एक प्यूरिफाइड टोबैको होती है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं टोबैको की।
वो जो लोग यूज़ करते हैं, तो इस वजह से इन पेशेंट्स में जो यूरोथेलियल कार्सिनोमा की अकरेंस है उसकी लेवल जो है, उसकी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है, फ्रॉम 3 फोल्ड टू 7 फोल्ड्स कॉमन होता है इन पेशेंट्स those who are cigarette smoker having urothelial carcinoma. About 50 to 80% of the bladder cancers develop होता है इन पेशेंट्स में जो स्मोकिंग करते हैं। वो लोग जो सिगार्स इस्तेमाल करते हैं या वो लोग जो पाइप इस्तेमाल करते हैं, जो कि डेली नया पाइप रीफिल करते हैं, जो रीयूज करते हैं पाइप में मौजूद टोबैको, उनकी वर्स प्रोग्नोसिस है। दे हैव ए इंक्रीज अकरेंस ऑफ द यूरोथेलियल कार्सिनोमा। लेकिन वो लोग जो पाइप्स में डेली नई टोबैको फिल करते हैं, वो लोग जो स्मोक लेस टोबैको यूज करते हैं, दे हैव अ स्मॉलर रिस्क। लेकिन इन्हीं पाइप्स में कुछ लोग इस नंबर ऑफ जो है वो सिगरेट स्मोकर्स ऐसे हैं जो पुरानी पड़ी हुई टोबैको को ऊपर से दोबारा से रीफिल करके रीयूज करते हैं, लेकिन यानी कि जो जो टोबैको है वो रीयूज हो रही है। दिस टाइप ऑफ द टोबैको हैविंग ए इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूरोथेलियल कार्सिनोमा। अदरवाइज जो पेशेंट सिगार यूज करते हैं, न्यूली फिल करते हैं पाइप्स को, या स्मोकलेस टोबैको इस्तेमाल करते हैं, दे हैव अ स्मॉलर रिस्क। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में एक केमिकल सब्सटेंस होता है, बेसिकली ये एक गैसियस सब्सटेंस है जिसको अराइल अमाइन कहा जाता है। अराइल अमाइन में एक और दूसरा इसका सब टाइप है जिसको अरोमेटिक अमाइन कहा जाता है। अरोमेटिक अमाइन की एक टाइप है जिसको 2-नेफ्थलमाइन कहा जाता है। जो लोग 2-नेफ्थलमाइन के साथ एक्सपोज होते हैं, इन पेशेंट्स में कैंसर का जो इंसिडेंस है, स्पेसिफिकली वो पेशेंट्स जिनको यूरोथेलियल कार्सिनोमा होना हुआ होता है, वो अर्ली डेवलप होना शुरू हो जाता है। विद इन 15 ईयर्स ऑफ द एक्सपोजर्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि 2-नेफ्थलमाइन बेसिकली हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ये बेसिकली एक डाई होती है जिसको अजो डाई कहा जाता है। जो लोग डाइंग की कंपनीज में काम करते हैं, दे फेस अजो डाइज। अजो डाइज कंटेन 2-नेफ्थलमाइन। या वो लोग जो रबर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, रबर बनाने के लिए दे आल्सो हैविंग टू फेस 2-नेफ्थलमाइन। या वो पेशेंट्स जो 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 केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों को 2-नेफ्थलमाइन को फेस करना पड़ता है। इस दुनिया में यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन डेवलप्ड कंट्रीज में सर्टेन लेबॉर्टरीज हैं जो पे कैंसर पे रिसर्च कर रही हैं। स्पेसिफिकली वो लेबॉर्टरी जो कैंसर पे 2-नेफ्थलमाइन के इफेक्ट्स को या 2-नेफ्थलमाइन एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे वहाँ पे रिसर्चेज हो रही हैं। वो पेशेंट वहाँ पे जो काम करने वाले डॉक्टर्स और लेबॉर्टरी के स्टाफ हैं, उनको 2-नेफ्थलमाइन को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे आ गया एक जो हम पहले उसमें सिगरेट स्मोकिंग में डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड हैंड टोबैको स्मोक। वो पेशेंट जो रीयूज करते हैं स्मोक को, टोबैको स्मोक को, यहाँ पे ये इन लोगों को 2-नेफ्थलमाइन को फेस करना पड़ता है। ठीक है। एक और कॉमन प्रॉब्लम है हीटेड कुकिंग ऑयल। हम लोग घरों में जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये कुकिंग ऑयल मोस्टली रीयूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने घर में कोई भी एक फ्राइंग की चीज़ जो है वो ऑयल में फ्राई कर दी, वो ऑयल हम रख देते हैं और फिर दोबारा से उसी ऑयल को रीयूज किया जाता है। इसको इसको कहा जाता है हीटेड कुकिंग ऑयल रीयूजेज। जब ऑयल रीयूज होता है, स्पेसिफिकली पुराना पड़ा हुआ हीटेड ऑयल रीयूज होता है, इस ऑयल में 2-नेफ्थलमाइन की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। जब हम कंटिन्यूस 15 ईयर्स और मोर देन 15 ईयर्स इस टाइप के एरियाज में काम करते हैं, या इस टाइप का ऑयल यूज करते हैं, या इस टाइप की सेकेंड हैंड टोबैको स्मोक करते हैं, दे हैव ए इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ यूरोथेलियल कार्सिनोमा।
टू नेफ्थलमाइन बेसिकली अराइल अमाइंस जो हैं वो डेवलप कैसे होते हैं जिनसे आगे जाके टू नेफ्थलमाइन डेवलप होते हैं। बेसिकली अमाइंस जो हैं वो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि कॉमनली हमारी इन्वायरमेंट में भी मौजूद है और सर्टेन इंडस्ट्रीज में भी मौजूद होता है। होता यह है कि जो अमाइंस होते हैं ये बेसिकली इनका जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक नाइट्रोजन होते हैं और वन आर मोर हाइड्रोजन एटम होते हैं। होता यह है कि जब हम इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या हम स्मोक्ड टोबैको यूज़ करते हैं या हम हीटेड कुकिंग ऑयल रीयूज़ करते हैं, अमाइंस में मौजूद हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाती है अराइल ग्रुप के साथ या अकाइल ग्रुप के साथ। अराइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो या अकाइल ग्रुप के साथ हो तो अल्टीमेटली अराइल अमाइन डेवलप होंगे या अकाइल अमाइंस डेवलप होंगे। दे हैव ए प्रोपेनिसिटी टू प्रोड्यूस टू नेफ्थलमाइंस। क्लियर हो गया? थोड़ा सा मुश्किल है इसका मैकेनिज्म, लेकिन आप लोगों ने समझना है, उसको याद भी करना है। शिस्टोसोमा हेमेटोबियम एक इन्फेक्शन है जो कि सर्टेन एरियाज में मोस्ट कॉमनली उसके एंडेमिक अटैक्स होते हैं, स्पेसिफिकली इजिप्ट के एरियाज में और सूडान के एरियाज में। हमारे एरियाज के अंदर रहने वाले लोग जो कि इजिप्ट में और सूडान में काम करते हैं, वो जब ट्रैवल करके हमारे एरियाज में आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद भी ये अपनी फैमिलीज में शिस्टोसोमा हेमेटोबियम इन्फेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इन पेशेंट्स में यूरोथेलियल कार्सिनोमास डेवलप्स होते हैं। अगर इनके जो यूरोथेलियल कार्सिनोमा है उसमें मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया डेवलप हो जाए और एक वक्त आता है जब मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया के बाद इन पेशेंट्स के यूरोथेलियम में न्यूप्लेजिया डेवलप हो जाता है। शिस्टोसोमा हेमेटोबियम की वजह से जिन पेशेंट्स को यूरोथेलियल कार्सिनोमास डेवलप होते हैं वो यूजुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, देन यूरोथेलियल कार्सिनोमा एंड फाइनली ग्लैंडुलर कार्सिनोमास डेवलप होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं दे मे अफेक्ट विथ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। वो पेशेंट जो लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं उनको एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथीज डेवलप होती हैं। दीज पेशेंट में लीड्स टू यूरोथेलियल कार्सिनोमा विद द पैसेज ऑफ टाइम। सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि किसी मैलिग्नेंट डिजीज के साथ हों। इनिशियली प्राइमरली उनको साइक्लोफॉस्फेमाइड जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है वो यूज़ कराई जाए। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो पेशेंट जो साइक्लोफॉस्फेमाइड इस्तेमाल करते हैं उनको हेमोरेजिक सिस्टाइटिस डेवलप होता है। इन पेशेंट्स को जिनको हेमोरेजिक सिस्टाइटिस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड दे हैव ए इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूरोथेलियल कार्सिनोमास। सेम इसी तरीके से जो पेशेंट प्राइमरली किसी मैलिग्नेंट डिजीज की वजह से रेडिएशन थेरेपी पे होते हैं दे आल्सो हैव ए इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ यूरोथेलियल कार्सिनोमा। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट etiologic factors which causes the patient to lead towards the urothelial carcinoma. जिन पेशेंट को यूरोथेलियल कार्सिनोमास डेवलप होती हैं उन पेशेंट में सर्टेन अक्वायर्ड जेनेटिक अल्ट्रेशंस भी डेवलप होती हैं। जो जेनेटिक अल्ट्रेशंस डेवलप होती हैं उनको दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सर्टेन चेंजेस ऐसी होती हैं जो अगर किसी पेशेंट में डेवलप होती हैं तो उन पेशेंट्स में ट्यूमर की हिस्टोपैथोलॉजी अल्टर होती है। सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो जेनेटिक अल्ट्रेशंस डेवलप होती हैं उन पेशेंट्स में ट्यूमर हिस्टोपैथोलॉजी पे कोई इफेक्ट डेवलप नहीं होता। तो दो क्लासिफिकेशन हो गई, एक वो जेनेटिक अल्ट्रेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद ट्यूमर हिस्टोपैथोलॉजी, नंबर टू genetic alterations that
are not associated with tumor histopathology. जो जेनेटिक म्यूटेशंस ट्यूमर हिस्टोपैथोलॉजी पे इफेक्टिव होती हैं उनमें दो म्यूटेशंस आ जाते हैं. एक म्यूटेशंस होती है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन FGFR3 फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3. जिन पेशेंट्स में फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 में गेन ऑफ फंक्शंस म्यूटेशंस डेवलप होती हैं उन पेशेंट्स को नॉन इन्वेसिव लो ग्रेड पेपिलरी कार्सिनोमास डेवलप होते हैं. फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन की म्यूटेशंस की वजह से एक रिसेप्टर होता है जिसमें एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाती है. उस रिसेप्टर का नाम है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3. फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 बेसिकली टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है. बॉडी के अंदर जितने भी टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हैं उनका काम जो है वो सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड इंक्रीज सर्वाइवल कैपेबिलिटी ऑफ दो सेल्स. ये दो इफेक्ट्स हैं जो कि टायरोसिन काइनेज के रिसेप्टर्स प्रोड्यूस करवाते हैं. गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन FGFR3 की वजह से फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में मैलिग्नेंट चेन आने की वजह से इसका फंक्शन अल्टर हो जाता है. सो दैट्स वाई जब भी इनका फंक्शन अल्टर होगा तो उस वक्त जो सब्सिक्वेंट सेल्स जहाँ पे ये म्यूटेशंस डेवलप हुई हैं उन पेशेंट्स को जो सेलुलर प्रोलिफरेशन है वो अफेक्टेड होगी, एक्सेसिव होगी एंड सर्वाइवल कैपेबिलिटी ऑफ दो सेल्स इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर हो गया. दूसरी जो म्यूटेशन डेवलप होती है दैट इज लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन TP53. TP53 यानी कि ट्यूमर प्रोटीन 53 और एक दूसरी जीन होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन जिसको RB ट्यूमर सप्रेसर जीन कहा जाता है यानी कि रेटाइनोब्लास्टोमा ट्यूमर सप्रेसर जीन. जिन पेशेंट्स को लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन TP53 या रेटाइनोब्लास्टोमा RB ट्यूमर सप्रेशन जीन्स में डेवलप होता है उन पेशेंट्स को हाई ग्रेड पेपिलरी कार्सिनोमास डेवलप होते हैं. जिन पेशेंट्स को हाई ग्रेड पेपिलरी कार्सिनोमास होते हैं उन पेशेंट्स का ट्यूमर इन्वेसिव ट्यूमर होता है. अंडरलाइंग मस्कुलरस लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व होता है और इस वजह से इन केसेस को हाई ग्रेड या इन्वेसिव पेपिलरी कार्सिनोमास कहा जाता है. दूसरी क्लासिफिकेशन के मुताबिक जिन पेशेंट्स को यहाँ पे ये जो अल्ट्रेशंस डेवलप होती हैं ये अल्ट्रेशंस ट्यूमर हिस्टोपैथोलॉजी के साथ कोरिलेट नहीं करेंगी. इन दोनों केसेस की ट्यूमर पैथोलॉजी हम मॉर्फोलॉजी में जब हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे यूरोथेलियल कार्सिनोमा की तो उसमें हम डिटेल के साथ अलग अलग डिस्कस करेंगे. वो यही जेनेटिक म्यूटेशन मॉर्फोलॉजी पे किस तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं या इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती. इस ग्रुप में जिसमें ट्यूमर पैथोलॉजी का पे कोई इफेक्ट नहीं होता एक म्यूटेशंस डेवलप होती हैं. वो म्यूटेशन बेसिकली एक ओन्कोजिन होती है जिसको रास ओन्कोजिन कहा जाता है इसमें डेवलप होती हैं. जिन पेशेंट्स में रास ओन्कोजिन में म्यूटेशंस डेवलप होती हैं उन पेशेंट्स को लो ग्रेड नॉन इन्वेसिव यूरोथेलियल कार्सिनोमास डेवलप होते हैं. बेसिकली जिन पेशेंट को रास ओन्कोजिन में म्यूटेशंस डेवलप होती हैं उनका H कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है. रास ओन्कोजिन के 3 डिफरेंट कंपोनेंट हैं. एक वो कंपोनेंट है H कंपोनेंट जिसको H रास कहा जाता है. दूसरा है K कंपोनेंट उसको K रास कहा जाता है. एक कंपोनेंट है N कंपोनेंट इन पेशेंट्स के इस कंपोनेंट को N रास कहा जाता है. वर्ड रास रेड सार्कोमा से निकाला गया है. रास ओन्कोजिन जो है ये बेसिकली सबसे पहले माइस, रेट्स
जो होते हैं, जिन रेट्स के अंदर सार्कोमा डेवलप हुआ था, उन पेशेंट में आइडेंटिफाई की गई थी। सो इस वजह से इसको रास नाम दिया गया, आर ए फॉर रेट, एस फॉर सार्कोमा। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एच कंपोनेंट, के कंपोनेंट एंड जो है वो एन कंपोनेंट, एच के एंड एन। जो कंपोनेंट जिसके इफेक्ट होने की वजह से, जिसमें म्यूटेशन डेवलप होने की वजह से इन पेशेंट को यूरोथेलियल कार्सिनोमा डेवलप होता है, दैट इज एच कंपोनेंट। सो अब बात मेरे ख्याल में ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। जिन पेशेंट को एच रास कंपोनेंट में म्यूटेशंस डेवलप होती हैं, उनको लो ग्रेड नॉन इन्वेसिव ट्यूमर्स डेवलप होते हैं। क्लियर हो गया? ये जो म्यूटेशन है, जो जेनेटिक एरर है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप लोगों ने ध्यान से सुनना और समझना है। Certain number of the patient having a loss of the genetic material on chromosome number 9. जिन पेशेंट को क्रोमोसोम नंबर 9 पे सर्टेन जेनेटिक मटेरियल के लॉसेस होते हैं या डिलीट हो जाते हैं, उसके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मोनोसोमीज डेवलप होती हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्रोमोसोम नंबर 9p डेवलप होता है। और सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्रोमोसोम नंबर 9q डेवलप होता है। यानी कि इसके 3 डिफरेंट वेरिएंट है। कौन से हो गए? नंबर 1 मोनोसोमी, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9p एंड डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 9q, ये 3 डेवलप होते हैं। देखा ये क्या है कि जिन पेशेंट को लॉसेस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 डेवलप होते हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये अबाउट 30 to 60% पेशेंट्स में ऑब्जर्वेशन में आता है। यानी कि मोस्ट प्रेवलेंट है, मोस्ट कॉमन है। अब इनको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मोनोसोमी। मोनोसोमी का मकसद है कि मिसिंग वन क्रोमोसोम। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं, वो हर इंसान के पास अबाउट 32 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जिनमें 22 पेयर सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं और 1 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर 9 है, इसका पेयर था और पेयर का एक पार्ट लॉस हो गया, तो अब सिंगल क्रोमोसोम नंबर 9 रह गया है, तो इस कंडीशन को मोनोसोमी कहा जाएगा। वन मिसिंग क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर इज कॉल्ड मोनोसोमी। सिंगल पेयर पे जितनी भी जेनेटिक मटेरियल मौजूद था, जो जेनेटिक जीन्स मौजूद थी, वो जीन्स लॉस हो जाती हैं। क्लियर हो गया? जब जीन्स लॉस हो जाती हैं तो ये मोनोसोमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 9 मल्टीपल डिफरेंट मेलिग्नेंसीज में भी ऑब्जर्वेशन में आता है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल जेनेटिक मटेरियल्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। हम यहाँ पे यूरोथेलियल कार्सिनोमास के साथ डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल लॉस होता है, उसमें सर्टेन जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो कि यूरोथेलियल कार्सिनोमा प्रोड्यूस करवाता है। लेकिन अभी तक हम उसको लोकेट नहीं कर पाए हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल जो मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9 में लॉस होता है, वो कौन सा क्रोमोसोम नंबर है जो स्पेसिफिकली यूरोथेलियल कार्सिनोमा करवा रहा है। यहाँ पे लॉस होने वाले मल्टीपल जेनेटिक मटेरियल में एक मटेरियल ऐसा है जो कि यूरोथेलियल कार्सिनोमा डेवलप करवा रहा है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9p। जो पोर्शन क्रोमोसोम नंबर 9p पे डिलीवर होता है उसको 9p20 कहा जाता है। उस पोर्शन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो बेसिकली कैरी करता है एक ट्यूमर सप्रेसर जीन। उस ट्यूमर सप्रेसर जीन को CDKN2A कहा जाता है, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर 2A। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर 2A 2 प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करवाता है। एक प्रोटीन का नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ए इनहिबिटर P16 INK4A, और दूसरा जो प्रोटीन है उसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ARF। 2 प्रोटीन्स हैं, एक है P16 INK4A और दूसरा जो
जो प्रोटीन है दैट इज ए और एफ, ये दो प्रोटीन यहाँ से डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 9p, जिसका पोर्शन 9p 20 डिलीट होने की वजह से लॉस हो जाते हैं। जब ये लॉस हो जाते हैं तो एक प्रोटीन होता है जिसको p53 प्रोटीन कहा जाता है, उसके फंक्शन को जो है वो एनहेंस करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, जब प्रोटीन p53 प्रोटीन का फंक्शन एनहेंस हो जाता है तो फिर यूरोथेलियल कार्सिनोमा में उसका क्या इफेक्ट है, वो अभी हम इन दोनों का कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं। जो दूसरा पोर्शन डिलीट होता है दैट इज डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 9q। क्रोमोसोम नंबर 9q के एरियाज में जो जीन इफेक्टेड होती है दैट इज ट्यूमर सुप्रेसर जीन PTCH नंबर 1। नंबर 2 जो जीन इफेक्टेड होती है दैट इज कॉल्ड TSC1 जीन। PTCH प्रोटीन पेस्ट होमिंग, इस ट्यूमर सप्रेसर जीन का नाम है प्रोटीन पेस्ट होमिंग। ट्यूमर सप्रेसर जीन PTCH, ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रोटीन पेस्ट होमिंग। क्लियर हो गया। दूसरी जीन जो अफेक्टेड होती है दैट इज TCS1, ट्यूबरक्यूलिन स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स 1, TSC1। ये दो डिफरेंट किस्म की जीन्स हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि डिलीट हो जाती हैं क्रोमोसोम नंबर 9p के सर्टेन पोर्शंस के डिलीट होने की वजह से। अब इन दोनों का जो इफेक्ट है वो डिफरेंट इफेक्ट है। ट्यूमर सप्रेसर जीन PTCH ये हेजॉग सिग्नलिंग पाथवे को जो है वो रेगुलेट करती थी, उसके लिए एज ए नेगेटिव रेगुलेटर के तौर पे काम करती थी। दूसरी जो जीन TSC1 जीन है ये बेसिकली नेगेटिव रेगुलेटर है mTOR सिग्नलिंग पाथवे के लिए। इन दोनों पाथवेज का हेजॉग पाथवे, mTOR पाथवे, इन दोनों का इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर सेम इफेक्ट होता है। ये दोनों नेगेटिव रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं और ये दोनों जो है सेल डिफरेंशिएशन कैपेसिटी मेंटेन करते हैं, उसको एक्सेसिव में नहीं जाने देते। निगेटिव का मकसद है कि वो एक तरफ से उसकी प्रोलिफरेशन हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है, उसको ये निगेटिवली कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसकी डिफरेंशिएशन को लिमिट करते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर जो कि एनहेंस करवाते हैं, एक होता है नेगेटिव रेगुलेटर जो कि उसकी जो प्रोलिफरेशन हो रही है उसको 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 जो है वो लोअर डाउन करता है, यानी कि लिमिट करवाता है। तो ये दोनों पाथवे लिमिट करवा रहे हैं। अब हम जब कलेक्टिवली डिस्कस करें P53 के फंक्शन, mTOR का फंक्शन एज वेल एज सिग्नलिंग पाथवे हेजा का फंक्शन, ये दोनों तीनों मिला के सेल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल कैपेसिटी ऑफ यूरोथेलियल सेल्स को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ यूरोथेलियल कार्सिनोमा। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आज हम इस लेक्चर को फाइनलाइज करते हैं। मॉर्फोलॉजी चूँकि इसको हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक ओरियन, इनमें मॉर्फोलॉजिकल क्या चेंजेस आती हैं तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी जो जेनेटिक म्यूटेशंस हमने डिस्कस किए हैं जिनका इम्पेक्ट है मॉर्फोलॉजी पे, या वो जेनेटिक अल्ट्रेशंस जिनका मॉर्फोलॉजी पे इम्पेक्ट नहीं है, उनको आप इंडिविजुअली मेमोराइज कर लें ताकि आप लोगों को लिए फिर मॉर्फोलॉजी मेमोराइज करने और समझने में बहुत ज़्यादा आसान होगी। एनी क्वेश्चन? अगर कोई स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो वो क्वेश्चन पूछ सकता है चैटिंग में।